ओम पतंजलि समर्पण योग शक्ति फाउंडेशन ऑफ इंडिया और शक्ति हिल्स के माध्यम से आयोजित दैनिक योग कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज के विशेष कार्यक्रम साइटिका पर व्याख्यान, यह आज का विषय है। इस पर आज हमारा विशेष कार्यक्रम होने वाला है। आप लोग धीरे धीरे जुड़ें और इस कार्यक्रम का लाभ लें। आए, आप सभी का स्वागत है। बैठते हैं। सिद्धासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन और पद्मासन, जो स्थिति सुखद लगे उसमें बैठें। कमर सीधी, पीठ सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में करते हैं। आसन और प्राणायाम से पूर्व प्रार्थना ओम के उच्चारण के साथ। आए, भरे सांस। गायत्री मंत्र आदि का उच्चारण शुद्ध एवं ऊंचे स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवामहे तेजस्विनां वधीतमस्तु मा विद्विषामहे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आएंगे, करते हैं दोनों हाथों का घर्षण और गरम हथेलियां लगाएं चेहरे पर। आएंगे, सभी लोग जुड़ रहे हैं। आज का विशेष कार्यक्रम जो आयोजित होने वाला है उसका आप सभी लाभ उठाएं। और भी लोग जो रह गए हैं धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। हमारे यहाँ यह पतंजलि समर्पण योग और शक्ति फाउंडेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से यह कक्षा पिछले 7 अप्रैल से निरंतर निर्बाध रूप से जनहित में जारी है। और इस कक्षा में हमने एक संकल्प किया है कि प्रति माह किसी एक रोग विशेष पर व्याख्यान और आसनों के बारे में रोग विशेषज्ञ अथवा योग विशेषज्ञ के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। प्रयास करेंगे आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। पूर्व की भांति ही आज हमारे अतिथि योगाचार्य हैं आदरणीय श्री आर.पी. जोशी जी, और उनका वो किसी परिचय की मुहताज नहीं। आपको पूर्व में भी वो बहुत अच्छी बातें और अच्छे योग के बारे में, आपको रोगों के बारे में बता चुके हैं। आज का हमारा विषय है साइटिका पर हमारा विशेष कार्यक्रम है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय जोशी जी को इस स्थान के लिए। मैं
राजेंद्र प्रसाद जोशी, अवकाश प्राप्त अध्यापक, भारतीय बाल विद्या मंदिर, सर्वोत्तम डॉक्टर आभा को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि वे 7 अप्रैल से निरंतर योग कक्षा द्वारा जनहित में स्वास्थ्य लाभ के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं। देखिए, आयोजक को बहुत एक नियत समय पर पहुंचकर कार्यक्रम को करना होता है, आसान नहीं होता, करने में कठिनाई होती है, लेकिन इसका उन्हें बहुत बड़ा लाभ है कि जो उन्हें जनहित कार्य करते हुए आत्मसंतोष होता है, उसकी उपलब्धि कहीं दूसरे तरीकों से धन खर्च करके नहीं हो सकती। वो भी अपने आत्मसम्मान को, अपने आत्मबल को बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि समाज सेवा का उनका यह बल निरंतर बढ़ता रहे। पिछला विषय था मधुमेह पर, और मधुमेह पर एक मुख्य विषय, एक प्रश्न रह गया था जो पूछा किसी ने नहीं, और मैं भी उसकी चर्चा करना भूल गया था। मधुमेह के रोगियों में कुछ व्यक्तियों का वजन कम होता चला जाता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों का वजन बढ़ता है। ऐसा प्रश्न किसी ने पूछा भी नहीं। इसलिए एक बात मैं मधुमेह से संबंधित भी बताना चाहूँगा कि मधुमेह के रोगियों में कुछ स्थितियों में व्यक्ति का वजन बढ़ता चला जाता है, और वो ऐसी स्थिति है कि जब हम टाइप 1 और टाइप 2, इसकी चर्चा हुई थी कि टाइप 1 के जो रोगी हैं वो बाल्यावस्था से हो जाते हैं, और उनमें जो बीटा सेल्स हैं वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती हैं। तो इंसुलिन का स्राव होता ही नहीं है, बाहर से इंसुलिन लेना होता है, और इसके फलस्वरूप जो ग्लूकोज का प्रयोग है वह पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। और टाइप 1 के जो मरीज होते हैं वो अगर इंसुलिन की मात्रा अपने खाने की छूट को लेने के लिए आवश्यकता से अगर थोड़ा सा अधिक प्रयोग कर लेते हैं तो उस स्थिति में उनका भी थोड़ा वजन बढ़ने लगता है। टाइप 2 के जो मरीज हैं वे अगर अपने भोजन की फ्रीक्वेंसी को अधिक बढ़ाते हैं तो हर भोजन के करने के उपरांत इंसुलिन की मात्रा स्रावित होती है जो ग्लूकोज के पाचन के लिए आवश्यक होती है। दवा का प्रयोग कर रहे हैं, बार बार इंसुलिन स्रावित हो रहा है और ग्लूकोज का प्रयोग हो रहा है। भूख की निरंतर वृद्धि के कारण जो है उनमें बार बार भोजन लेने की वजह से वजन में वृद्धि होती है। इसलिए मैं टाइप 2 के जो डायबिटिक जो है प्रभावित व्यक्ति हैं उनको यह सलाह दूंगा, उनसे यह निवेदन करूंगा कि वह अपने भोजन की फ्रीक्वेंसी को कम करें। चाय के साथ बिस्किट या कुछ अन्य पदार्थ का भोजन के रूप में ले लेना भी एक भोजन का ही स्वरूप है, और उस समय भी इंसुलिन के कई बार अगर हम चाय पीते हैं तो उतनी बार हम जो है इंसुलिन के स्राव को बढ़ा रहे हैं शरीर के अंदर, उससे वजन में वृद्धि होती है। अगर प्रतिदिन 2 समय या 3 समय का ही भोजन लिया जाए, उसके बाद अतिरिक्त समय भोजन न लिया जाए तो अपने वजन को नियंत्रित किया जा सकता है। आज का विषय है साइटिका। सियाटिका एक नर्व है जो हमारे लंबर और सैक्रल रीजन के पास से निकलकर पांव की ओर जाने वाली नर्व है। हमारे शरीर में शरीर को एक निश्चित कार्य करने के लिए मांसपेशियों के जुड़ने के स्थान देने के लिए शरीर के अंदर अस्थियों का एक पूरा कंकाल तंत्र है, और उसका मुख्य आधार
जैसे मकान बनाते समय बीच में बीम एक दी जाती है पूरे वजन को सहन करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से सारे शरीर के भार को सहन करने के लिए मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी है, जो जन्म के समय 33 कशेरुकाओं से मिलकर बनी होती है। इसमें से 7 कशेरुकाएं गर्दन के पास होती हैं, जिन्हें सर्वाइकल वर्टिब्रा कहा जाता है। 12 कशेरुकाएं बक्स भाग में होती हैं, जिन्हें थोरेसिक वर्टिब्रा कहा जाता है। इनमें थोरेसिक वर्टिब्रा में मूवमेंट कम होता है। सर्वाइकल वर्टिब्रा में गर्दन को आगे झुकाने, गर्दन को पीछे ले जाने, गर्दन को साइड में झुकाने के लिए इनमें मूवमेंट फ्रीली होता है। तो इसलिए कभी भी यदि कोई दिक्कत कशेरुकाओं के बीच में आती है तो इनसे निकलने वाली जो नर्व हैं, उनसे जो हमारे विकार उत्पन्न होता है उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। थोरेसिक वर्टिब्रा में मूवमेंट कम है। इस स्थान पर निकलने वाली तंत्रिकाओं में विकार बहुत कम आता है। बाकी आगे झुकने, पीछे झुकने के लिए जो हमारे लंबर वर्टिब्रा हैं, संख्या में 5 हैं, इनमें मूवमेंट अधिक होता है। L1 से L5 तक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इनके बीच में ये कशेरुकाएं जो है आपस में कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी रहती हैं। बीच का थोड़ा सा हिस्सा इन कशेरुकाओं को जो कठोर अस्थियों से बना हुआ होता है, इनमें आपस में घर्षण से कहीं कोई विकार उत्पन्न न हो, उस विकार को बचाने के लिए एक डिस्क होती है, उसको ही कहा जाता है स्लिप डिस्क। उस डिस्क में यदि कहीं विकार उत्पन्न होता है, उससे उस स्थान से निकलने वाली तंत्रिका प्रभावित होती है और उस तंत्रिका के प्रभावित होने से, उसमें अतिरिक्त दबाव पड़ने से या सेंट्रल केनाल, जहाँ पर से मेरुरज्जु अंदर एक कशेरुकाओं के बीच में एक नलिका होती है, खोखला स्थान होता है हर कशेरुका के बीच में, जिसे न्यूरल केनाल कहा जाता है। सब कशेरुकाएं एक सीध में होती हैं, तो उस न्यूरल केनाल में कहीं व्यवधान आने पर उससे निकलने वाली तंत्रिका जब प्रभावित होती है, लंबर रीजन में या L5 और S1 के बीच वाली स्थान से जब तंत्रिका प्रभावित होती है, तो वह दर्द कमर के साथ साथ पाँव में भी जाता है और सियाटिका नर्व को प्रभावित करता है। उसी कमर से पाँव की ओर जाने वाले दर्द को साइटिका कहा जाता है। यह प्रायः एक ही पाँव में होता है। कभी कभी जब 2 पाँव में होता है तो बदल कर होता है, एक साथ दोनों पाँव में यह दर्द नहीं होता है। ये प्रश्न है सर कि एक ही पाँव में क्यों होता है? कहाँ से पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी गई, हाँ। उसके नीचे से कमर वाला हिस्सा और उसके बाद आपने जैसे बताया कि एक ही पाँव में होता है। हाँ, कमर में ये एक ही पाँव में होता है। उसका कारण ये है कि इसमें से जो है निकलने वाली तंत्रिका एक साइड में डिस्क के इनबल्ज हो जाने के कारण जब दबती है तो उस दबाव के कारण प्रभावित होती है और उसमें हल्की स्वेलिंग आने लगती है उस साइटिका नर्व में, और उस स्वेलिंग के कारण कमर से लेकर के कभी जंघा तक ही दर्द होता है, घुटने से ऊपर तक ही। वह तंत्रिका प्रायः रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है, जहाँ पर हम झुक रहे हैं, बैंड करते हैं, वो लंबर वाला रीजन है। पहले मैं अपने उस पोर्शन को पूरा कर लूँ कि लंबर वर्टिब्रा संख्या में 5 हैं, फ्लेक्सिबल है। मैं इस प्रश्न पर आऊँगा एक ही पाँव में क्यों होता है, और ये फ्लेक्सिबल है। इसके बाद 5 सैक्रल वर्टिब्रा होती हैं। ये युवावस्था आने पर
एक साथ जुड़कर सैक्रम बना देती हैं। फिर 5 सैक्रल वर्टिब्रा के बीच में कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि एक ही अस्थि बन चुकी है सैक्रम, सैक्रल 5 वर्टिब्रा से। और 4 पुच्छ कशेरुकाएं कॉर्डल वर्टिब्रा होती हैं, जो आपस में मिलकर कॉसिक्स बना देती हैं। तो युवावस्था के बाद हमारे शरीर में कशेरुकाओं की संख्या केवल 26 रह जाती है। अब मैं उस प्रश्न में आता हूँ कि ये दर्द हमारे एक ही और एक ही पाँव में क्यों होता है। कुछ केसेज में किसी व्यक्ति में दोनों पाँव में भी होता है, लेकिन दोनों पाँव में एक साथ नहीं होता। कुछ समय कभी कभी दाहिने पाँव में होता है और कभी जो है वह दर्द बाएं पाँव में होता है। उसके लिए एक्सरसाइज भी फिर दोनों पाँव से अलग अलग तरीके से करनी होती है। अन्यथा जब एक पाँव में होता है तो उस समय एक्सरसाइज जो है उसका प्रकार अलग है। जो प्रभावित पाँव होता है उसको ध्यान में रखकर एक्सरसाइज करनी होती है। देखिए दर्द होता क्यों है। देखिए कशेरुकाएं हैं हमारे संख्या में 33, लेकिन इससे निकलने वाली तंत्रिकाओं की संख्या है 31 तंत्रिकाएं जो है मेरुरज्जु से निकलकर सारे शरीर में फैलती हैं। ये प्रतिवर्ती क्रिया को जो है शरीर के अंदर निभाती हैं। हमारे मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं और ये भी जो है ज्ञानेंद्रियों से आपस में जुड़कर, ज्ञानेंद्रियों से संवेदी तंत्रिकाएं संवेदनाओं को लेकर मस्तिष्क में पहुंचती हैं। मैंने कोई चीज़ आँख से देखी, कहीं पर नज़दीक में सांप को देखा और सांप को देखते ही मेरे आँख से ज्ञानेंद्रिय द्वारा उसका विश्लेषण मस्तिष्क तक पहुंचा संवेदी तंत्रिका द्वारा, और वहां से प्रेरक तंत्रिका द्वारा मुझे पेशियों को जो भी आदेश होगा कि छोड़ के जाने दो, प्राणी जो है वो अपना जीवन जी रहा है, आदेश होगा कि पत्थर उठाया जाए, मार दिया जाए, तो हाथ की पेशियों को आदेश हुआ कि आप पत्थर उठाओ, ये तो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, और सांप को मार दिया जाए, कभी भी धोखे से काट देता है, ऐसे उसको नहीं रखना चाहिए। जबकि सांप एक हमारा बहुत बड़ा मित्र है। हमारे शत्रु चूहे की संख्या को सबसे बड़ी मात्रा में कम करने की क्षमता है तो वो सांप के अंदर भी है। लेकिन विषैले सांप बहुत कम हैं, विषहीन सांप अधिक हैं। हमें पहचान नहीं होती कौन विषैला है कौन विष है। बहुत जो अच्छे जानकार हैं उन्हीं को होती है, लेकिन व्यक्ति की भावना ये होती है कि देखते ही सांप को मार दिया जाता है। तो एक खाली उदाहरण था कि संवेदी तंत्रिका ने संवेदना को मस्तिष्क तक पहुंचाया, प्रेरक तंत्रिका ने आदेश को मांसपेशियों तक पहुंचाया। तो ऐसे ही मेरुरज्जु से भी तंत्रिकाएं निकलती हैं उस प्रतिवर्ती क्रिया को संचालित करने के लिए। संचालित क्यों होती हैं? जैसे कार चला रहे हैं, कार चलाने में जो अच्छा एक्सपर्ट होगा उसको गड्ढा नजर आते ही यह सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे ब्रेक लगाना है। प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन कि स्वतः ही जो हो जाता है उसमें समय बहुत कम लगता है। जब हमारी ड्राइविंग रिफ्लेक्स एक्शन में हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा परफेक्ट ड्राइविंग होती है, वो गलतियां कम से कम करता है, क्योंकि स्थिति को तुरंत नजर देखते ही रिफ्लेक्स एक्शन द्वारा वह क्रिया हो जाती है। उस क्रिया को पूरा करने के लिए ये तंत्रिकाएं अपना काम करती हैं। तो हमारे शरीर में L1, L2, L3, L4, L5 ये लंबर वर्टिब्रा हैं। इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं जब किसी कारण से दबती हैं तो हमारे वह दर्द केवल कमर में ही रहता है, पाँव में नहीं उतरता है। लेकिन जब L5 और S1 से निकलने वाली तंत्रिका साइटिका नर्व में न्यूरल कैनाल में प्रभाव आ जाने के कारण या उसके लेटरल साइड से जहां से एक जोड़ी तंत्रिका निकलती है वह लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं दबाव में आती है। एक साइड ही एक समय में दबाव में आती है, दोनों साइड दबाव में नहीं आती। इसीलिए एक ही पाँव में उसका दर्द उतरता है। या तो
जो हड्डियों के बीच में, कशेरुकाओं के बीच में कार्टिलेज का जो गैप है, उम्र बढ़ने के साथ साथ देखिए ये गैप कितना होता है, बहुत अधिक नहीं होता, 1.8 मिलीमीटर से 1.2 मिलीमीटर के आसपास तक का दो अस्सियों के बीच में कार्टिलेज का एक जो है पैक होता है। इसी पैक को डिस्क कहा जाता है। और इस डिस्क में प्रभाव कैसे आता है मैं बताऊं। बदल करके मैं वज्रासन में बैठा हूं, मेरे पीठ में कर्व बना हुआ है, गर्दन के पास मैं कहूंगा यहाँ पर मेरी गर्दन, क्योंकि ये मेरा पीठ का अगला भाग है, गर्दन मेरी पीछे की ओर दबी है, क्योंकि अगर मैं इसको पीठ को, अपनी रीढ़ को अगला हिस्सा मानता हूँ तो यहाँ पर गर्दन में एक कर्व है जो पीछे की ओर दबा है, सिर ऊपर है, कर्व है, फिर पीठ में कर्व आगे की ओर निकला है, लंबर वर्टिब्रा में कर्व फिर पीछे की ओर है। यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि कर्व बना हुआ है जो अंदर की ओर दबा हुआ है, और फिर जो है टेल वाला हिस्सा, सैक्रम और कॉक्सिक्स वाला हिस्सा फिर से बाहर निकला हुआ है। इस कर्व के कारण व्यक्ति जो है अपने कंधे पर और सिर में अधिक बोझ लेकर के आसानी से चल सकता है। यही इस कर्व का लाभ होता है। और अच्छा योगी भी बार बार जब प्राणायाम कराएगा या बैठ के कोई आसन कराएगा तो वो बार बार सचेत करता रहेगा कि रीढ़ गर्दन सीधी होनी चाहिए। या बच्चे जब कक्षा में बैठते हैं और उनको भी बार बार ये कहा जाएगा, उनके बैठने के लिए ऐसी स्थिति बनाई जाएगी कि उनकी पीठ गर्दन सीधी रहे। या चेयर में बैठे हुए लोग, कंप्यूटर में काम करते हुए लोग जब लगातार काम करते हैं तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि जब आप कुर्सी में बैठे हुए हैं ऐसे लगातार नहीं बैठ सकते। अगर ऐसे बैठना है तो ऐसी कुर्सी का प्रयोग करना है जिसमें थोड़ा सा कर्व जो है बीच में इस स्थान पर दबाव देते हुए उभरा हुआ हो और ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा खुला हुआ हो। कर्व वाली कुर्सी है, ऐसी कुर्सी पर काम करते हुए हमारे रीढ़ की हड्डी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं आएगा। लेकिन अगर सामान्य कुर्सी में बैठे हुए हैं तो होगा क्या कि हम ऐसे बैठ जाएंगे, सुविधा मिलेगी। मेरा ये लंबर वाला रीजन, लंबर वाला हिस्सा पीछे की ओर आ गया है, एक ऊबड़ सा पीठ में, और ऐसी सुविधा मुझे बन गई है। तो ऐसी स्थिति में लगातार बैठने के कारण जो वर्टिब्रा है हमारी रीढ़ की, वो उसकी जो है गैपिंग, दो अस्थियों के बीच जो कार्टिलेज की गैपिंग है पेट की ओर कम हो गई है और पीठ की ओर ज्यादा हो गई है। कशेरुका के बीच में जो कार्टिलेज का थोड़ा सा हिस्सा है, मैंने बताया कि कितना हिस्सा है, 1.8 मिलीमीटर से 1.2 मिलीमीटर। अगर वो गैप उम्र बढ़ने के साथ साथ जब कार्टिलेज घिस जाते हैं, कम हो जाता है, तो तब भी कशेरुका जो तंत्रिका, स्पाइनल कॉर्ड जो है, मेरुरज्जु है, उससे निकलने वाली तंत्रिका में दबाव आता है। दबाव आता है तो डॉक्टर उम्र बढ़ने पर सलाह देते हैं कि उसका ऑपरेशन कर दिया जाए। जो कशेरुका के बीच में दबाव गैप कम हो गया है उसको छोटी सी डिवाइस डाल करके बढ़ा दिया जाता है, तंत्रिका दबना कम हो जाती है और उस व्यक्ति का दर्द खत्म हो जाता है। अब ये दर्द एक ओर क्यों जाता है, उससे एक जोड़ी तंत्रिका निकल रही है, वो राइट साइड से निकलकर राइट फुट की ओर, दाहिने पैर की ओर जाएगी और बाएं साइड से निकलकर बाएं फुट की ओर जाएगी। अगर हमारे काम करने में, लगातार झुकने में कहीं व्यवधान आता है और जब दबाव जो है बाएं साइड की सियाटिका नर्व पर पड़ता है तो पाँव में दर्द बाएं पाँव की ओर आता है, और जब दाहिने में, दोनों पाँव में एक साथ प्रायः दर्द नहीं आता। ऐसा कोई भी रोग की साइटिका का नहीं मिला है जिसमें जो है कि दोनों पाँव में एक साथ दर्द होता, लेकिन बदल। अब इसे ठीक करने के उपाय क्या हैं? देखिए, होने के कारण भी अलग अलग हैं।
जो क्रोनिक प्रकार का है कि लंबे समय तक चला आ रहा है, बार बार हो जाता है, उसके लिए योग के अलग अभ्यास हैं। लेकिन जो अचानक सडन होता है, कभी कभी सडन होने वाला दर्द क्यों होता है वो भी जान लिया जाए कि कोई व्यक्ति लगातार काम नहीं कर रहा है और वो भारी वजन को एक साथ उठाता है, कमर को झुकाने के बाद उठाता है। वेट लिफ्टर भी जब भारी वजन को उठाता है तो वो प्रायः झुक के नहीं, घुटने मोड़ के अपने वजन को उठाने का प्रयास करेगा, तो उसके रीढ़ में प्रतिकूल प्रभाव कभी नहीं आएगा। ये टॉपिक बाद में आएगा, लेकिन यहाँ पर मैं पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जिनके कमर में दर्द है उनको अगर वजन उठाना है या वेट लिफ्टर अगर वजन उठाता है, वो अगर इस तरह से घुटने बेंड करने के बाद वजन को उठाता है और फिर यहाँ पर बैठ जाता है, वजन उसने ऐसे उठाया, अगर ऐसे उठाएगा तो निश्चित ही प्रतिकूल प्रभाव रीढ़ में लंबर रीजन पर आ सकता है। जिनके कमर में दर्द है उनको अच्छा योगाचार या अच्छा जो है डॉक्टर जो है न्यूरोसर्जन सलाह निश्चित ही देगा कि घुटनों को बेंड करने के बाद बाल्टी को पकड़ा जाए और तब उसे उठाया जाए, तो हम उससे आने वाले प्रतिकूल प्रभाव को किस स्थिति में, जब वह हमारा साइटिका का पेन ऐसे बैठने के कारण, देखिए ऐसे पीठ निकल गई है, यहाँ गैप बढ़ गया है और इनबल्जिंग बाहर की ओर हो गई है, उस इनबल्जिंग के कारण दर्द आ गया है, तो वो निश्चित ही आगे झुककर वजन उठाने में और अधिक आएगा। ऐसे साइटिका के रोगियों को आगे झुकने में दर्द होगा, उनको निश्चित ही आगे झुकने में दर्द होगा, क्योंकि गैप पीछे आ गया है। और उनके लिए उपचार के लिए ऐसे अभ्यास हैं जिनमें हम फिर बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, पीछे की ओर मुड़ने वाले आसन करते हैं, जैसे भुजंगासन हो गया, अर्ध चक्रासन हो गया। भुजंगासन के अंदर जो रोगी प्रभावित हो चुके हैं वे पूर्ण भुजंगासन तो आरंभ में नहीं कर पाएंगे। ऐसे रोगी जो है पेट के बल आकर या नियमित रूप से जो चेयर में बैठकर लगातार काम कर रहे हैं, उन्हें भी घर में आकर यह अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। देखिए कैसे कोहनी ज़मीन में है, हमारे पास दिन में गलत तरीके से हमने जो है सजगता से नहीं बैठे और हमारी कुर्सी भी बहुत अच्छी जो है स्पॉन्डिलाइटिस से बचने वाली नहीं थी, कॉर्डल स्पॉन्डिलाइटिस। अगर घर में आकर कुछ देर इस प्रकार अभ्यास करते हैं, कुछ काम उन्हें करना है, मोबाइल चेक करना है, टेलीविज़न देखना है, इस पोस्चर में बैठने के बाद वह अगर कुछ देर 10 मिनट ठहरते हैं और नियमित रूप से ठहरते हैं तो वह इस प्रभाव से बच सकते हैं। या जो व्यक्ति प्रभावित हो गए हैं उन्हें भी इस स्थिति में रहकर लाभ मिलेगा। और जो तत्काल, देखिए मैंने कहा कि बिल्कुल तुरंत दर्द हुआ है, गैंटी चलाते हुए कोई अभ्यस्त व्यक्ति नहीं था, खेत में काम कर रहा था, भारी गैंटी से जल्दी जल्दी में खोदने लगा और हो सकता है उसके अचानक उस खोदने के कारण दर्द आ जाए, तो उसको दर्द ऐसा असहनीय आएगा कि वो अभ्यास नहीं कर सकेगा। उसको सोने के बाद लेटने में भी कठिनाई होगी, दोनों पाँव को सीधा नहीं कर सकेगा, पीठ के बल जब वह लेटेगा, अचानक दर्द हुआ है, उसे भारी बोझ उठाने में दर्द हुआ है तो एक पाँव से निश्चित मोड़ना पड़ेगा, इस पाँव को सीधा करेगा तो इसे मोड़ना पड़ेगा। तत्काल हुआ दर्द है, परेशानी अधिक करता है और दर्द लगातार होता है, उसको जो है उसको बैठने में भी बेचैनी होती है, काम में भी बेचैनी होती है। ऐसे व्यक्ति को जो है इस तरीके से अभ्यास में, देखिए बाकी तो हाथ पूरा खोल नहीं सकेगा, वो जो है इस पोस्चर में आकर के जो है कुछ देर रुकेगा। बैकवर्ड बेंडिंग द्वारा जो पीठ में पीछे गैप बढ़ा हुआ है, अब देखिए क्योंकि कर्व हमारा पीठ की ओर जा रहा है
पेट की ओर बैलेंस होगा तो वो जो है इस तरह से कुछ देर रहने में उसे दर्द नहीं भी मिलेगा और उसको सुकून मिलेगा। कुछ समय के बाद वो फिर विश्राम कर सकता है। लेकिन जो क्रोनिक हैं, जिनको लंबा समय हो गया है, जो जिसको तत्काल हुआ है, वह तो पूर्ण भुजंगासन को नहीं कर सकता, लेकिन जो क्रोनिक है उसको हथेलियाँ ये आगे पड़ी हुई हैं, कोहनी जो है ठीक कंधे के नीचे है और इस भुजंगासन में पहले आकर लाभ मिलेगा। कोहनी सीधी हो गई, थोड़ी मैंने ऊपर खींची, सामान्य सांस में कुछ देर रुकूंगा। पीठ में जो कर्व ज़्यादा खुल गया था वहाँ जो है देखे जोड़ होते हैं, अब जो है पेट की ओर का जोड़ थोड़ा सा खुलकर पीछे पीठ की ओर के जोड़ को कम करेगा, उसके गैप को कम करेगा, जो अधिक वजन उठाने के कारण, बोझ उठाने के कारण या लगातार झुक के काम करने के कारण बढ़ गया था, वह बैलेंस होगा और नर्व में, साइटिका नर्व में दबाव कम होगा। उसके बाद कुछ समय बाद वापस आने के बाद नीचे आया जा सकता है। क्रोनिक और तत्काल दर्द में, तत्काल होने वाले प्रभाव में, जो तत्काल है वो इस अभ्यास को कर ही नहीं सकेगा। ऐसा वो करने लगेगा तो उसका दर्द बढ़ जाएगा। उसको यहीं पर रहकर अभ्यास करना होगा और क्रोनिक वाले को विश्राम अधिक लेना होगा। क्रोनिक नहीं, सॉरी, जो तत्काल दर्द हुआ है उसको को कम करने के लिए दवा भी निश्चित लेनी होगी, रेस्ट उसको करना होगा। और दूसरा कारण देखिए, तो दो कारण थे कि जो हमारी एक जोड़ी तंत्रिकाएं 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, 7 जोड़ी गर्दन से निकल रही हैं, थोरेसिक रीजन से निकल रही हैं, लंबर रीजन से निकल रही हैं, सैक्रल से निकल रही हैं और कॉर्डल से निकल रही हैं। थोरेसिक रीजन से निकलने वाली में कोई प्रभाव नहीं आता, सर्वाइकल में प्रभाव आता है तो उसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। और लंबर रीजन पर निकलने वाली, क्योंकि मूवमेंट लंबर और सर्वाइकल रीजन पर ही होता है। और दूसरा अभ्यास देखिए, अभ्यास अब कहाँ पर, हम मार्जरी आसन उसे कहा जाता है, काउ एंड कैट पोज भी कहा जाता है। इस आसन का भी लाभ मिलता है कमर दर्द वालों को। क्रोनिक वाले के साथ इसमें आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन जो तत्काल का दर्द है उसमें जो है जो तत्काल वाला है उसको तो केवल जो है बैली को डाउन करना होता है। देखिए अभी स्ट्रेट है, मेरी पीठ टेबल की तरह बनी हुई है, ये कंधे से हथेली नीचे है, तो मैं क्या करूँगा, पीछे के गैप को कम करने के लिए सांस भरते हुए कमर को गहरा करूँगा, कमर को गहरा करूँगा। कमर मेरी मैडम हाँ, कमर गहरी होनी चाहिए सांस भरते हुए और छोड़ते हुए। जो तत्काल दर्द हुआ है यहीं तक आना है, तत्काल दर्द वाले को यहीं तक आना है, उसका दर्द अधिक है, असहनीय है। लेकिन जो क्रोनिक प्रकार का है वो काम करते रहता है, उसको दर्द कभी कभी बढ़ जाता है, कभी कभी नहीं होता, तो उसको जो है सांस छोड़ते हुए को 2 हाथ के बीच में और पीठ को ऊपर निकालना हो, बोझ अधिक नहीं आता, रीढ़ की सांस भरते हुए कमर गहरी और सांस छोड़ अब करना जो है वो जो है कैट पोज कहलाता है। बिल्ली विश्राम करने के बाद अपनी पीठ को गोलाई में ऊपर निकालती है और रीढ़ को दुरुस्त करती है, जिससे उसको दौड़ने भागने में सुविधा हो। बढ़ते हुए कमर गहरी, ऊपर, अभ्यास में जो है ठीक प्रकार होने पर अगला अभ्यास
किया जाता है। सांस भरते हुए दाहिना पांव, हथेली जो है कान की ओर होगी और बायां हाथ, सांस दाहिना पांव, बायां जो रीढ़ में उससे मसल्स को एक अच्छा व्यायाम देने के बाद उस बढ़ने के स्तर को घटा। मैं बायां हाथ और दाहिना पांव एक सीध में बाहर निकालूंगा, खींचूंगा बाहर की ओर, खिंचाव मिलेगा। रीढ़ में भी खिंचाव आता है, रीढ़ आगे पीछे कहीं नहीं झुकी है। छोड़ते हुए हाथ नीचे रखूंगा और सांस भरते हुए दाहिना हाथ बाहर निकालूंगा और देखिए कोहनी सीधी हो, हथेली कान की ओर हो, पंजा बाहर खिंचा हो, छोड़ते हुए नीचे। ये अभ्यास 5 बार, 5 बार दूसरा करना। इसके साथ ही जो है एक पाँव में है, आपके किस पाँव में है बस आपको पता लगेगा आपके कौन सा पाँव। लेफ्ट। देखिए पीठ के बल लेटने के बाद पाँव मोड़ लेते हैं, पाँव मोड़ लेते हैं। अगर दाहिने पाँव को ऊपर से रख लेंगे, अगर बाएं पाँव में दर्द है तो बाएं पाँव को ऊपर रख लेंगे। दाहिने पाँव में दर्द है और मैडम बाएं पाँव आपकी ओर में है, इस हाथ मेरा इधर होना चाहिए, रीढ़ अपने स्थान पर होनी चाहिए। मैं पाँव को दूसरी ओर उस हाथ से ले और जमीन की ओर मिलता है। इस पोर्शन में जहाँ हमारे साइटिका नर्व में दर्द होता है उस वहाँ का दर्द आने लगता है, हल्का दर्द, सहनीय दर्द आता है। छोड़ते हुए इसको ले जाते हैं, जिस पैर गया है उस हाथ से, दाहिना पाँव है और चला गया है, बाएं हाथ से सांस छोड़ते हुए उसे जो है मैं जमीन की ओर ले जाता हूँ और मेरे इस नितंब वाले हिस्से में हल्का है मरकट आसन के द्वारा लाभ मिलता है। मरकट आसन के अंदर हाथ कंधे समानांतर फैलते हैं, सांस भर लेते हैं, सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने दाहिनी ओर जाते हैं, घुटने के ऊपर घुटना रहता है और पंजे के ऊपर पंजा, चेहरा बाईं ओर होता है, रीढ़ ट्विस्ट करती है। क्रोनिक हुआ है वो तो कर ही नहीं पाएगा, जिनको क्रोनिक दर्द भरते हुए में पाँव लाते हैं और दिशा में ले जाएंगे, घुटना जमीन से ले जाने का प्रयास करते हैं। घुटना या एड़ी के ऊपर एड़ी, दाहिना कान दूसरी ओर लगाएंगे। गर्दन से शुरू हुआ है तो सारी रीढ़ को कपड़े की तरह निचोड़ने का प्रयास करते हैं। इस अभ्यास से जो क्रोनिक साइटिका है उसे दूर किया जा सकता है। सांस के साथ जोड़ेंगे, छोड़ते हुए दाहिनी ओर, चेहरा बाएं, धीरे जाते हैं, भरते हुए छोड़ते हुए घुटने बाईं ओर, राइट साइड, exhale, knees towards right side and face towards left side. आएंगे वापस। यह अभ्यास जब ठीक प्रकार से होने लगता है तो हम फिर जो है इसमें अभ्यास करते हैं पाँव को ले जा करके।
इसका रिजल्ट उससे ज़्यादा अच्छा मिलता है। मैंने दाहिने पांव को सांस भरते हुए कंधे के पैर की ओर है, सांस भरते हुए ऊपर ले जाता हूँ और छोड़ते हुए बाईं हथेली के पास लाने का प्रयास करता हूँ। हथेली पर ले आया तो और चेहरे को जो है दाहिना पांव बाईं हथेली पर गया, चेहरा दाहिनी ओर देख रहा है, रीढ़ ट्विस्ट कर रही है और खिंचाव मेरे साइटिका नर्व मिल रहा है। छोड़ते हुए नीचे देखिए, अब जो काल वाला पेन आया है के कारण आदमी गिर रीढ़ में उसके तब इन या कभी भी कहीं है उस बड़ी हुई हड्डी का में दबाव, इस स्थिति में तो फिर ऑपरेशन ही आवश्यक होता है, या जो है अभ्यास के द्वारा तंत्रिका को थोड़ा सा जो है मूवमेंट दिया जा सके। ऐसी स्थिति में पवन मुक्तासन हमें लाभ पहुंचाता है। दोनों सिर नहीं उठाना होता, इस स्थिति में सांस भर लेते हैं, छोड़ते हुए दाहिने पांव को मोड़ेंगे और जहां तक आता है, अगर उनके दर्द है तो दर्द मिलने लगेगा, यहाँ तक दर्द मिल रहा है नहीं लाएंगे, दर्द कम हो रहा है नहीं मिल रहा है, क्रोनिक वाले करेंगे तो वो घुटने को छाती तक ले जाएंगे तो उन्हें मिलेगा। भरते हुए पांव सीधा, छोड़ दें सांस, सांस भरते हुए दाहिना पांव बायां पांव मोड़ा और छोड़ते हुए घुटने को छाती की ओर लाते हैं। जहां पर से देखिए तत्काल वाला व्यक्ति है तो उसको कहीं यहाँ से दर्द मिलना शुरू हो जाएगा, लाएंगे। इसी में जो क्रोनिक वाले दबती है वहां पर दर्द मिलना शुरू हो जाएगा। घुटने को बाएं कंधे में ला रहे हैं, घुटना है दाहिना और बाएं कंधे में ला रहे हैं तो खिंचाव मिलना शुरू हो जाएगा। छोड़ते हुए वापस दूसरी बार में बायां पांव मोड़ेंगे, घुटने को दाहिने कंधे पर लाने का तो खिंचाव मिलेगा। कहाँ का पेन शुरू होता है, साइड से होते हुए फिर पिंडली से होते हुए टखने तक आता है और कभी कभी अंगूठे में तक सूजन आ जाता है। ये इसके अतिरिक्त प्राणायाम। अब समय थोड़ा प्राणायाम का है। करवट लेंगे, कमर लेंगे, करवट लेने के आता है। चलिए प्राणायाम करते हैं। कुछ समय थोड़ा सा बचा हुआ है, बहुत कम समय है, समय कुछ ज्यादा चला गया। प्राणायाम का भी, प्राणायाम में रीढ़ का सीधी रहनी, आसन वज्रासन में बैठकर प्राणायाम करेंगे और प्राणायाम के लिए सब साथ एक क्रम दिया हुआ है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। तो कुछ ही अभ्यास करेंगे। देखिए भस्त्रिका के लिए, भस्त्रिका में पूरा सांस भरा और खाली किया जाता है। पढ़ते समय जो हमारा रिब बॉक्स है यह अंतः पार्श्व और बाह्य पार्श्व पेशियों के द्वारा कैंची की तरह जुड़ा हुआ है। सांस भरते समय इस बॉक्स के आयतन में वृद्धि होती है और उसी क्षण हम हाथ ऊपर ले जाते हैं तो डायफ्राम नीचे जो है, जो उदर गुहा और बक्ष गुहा के बीच में वो चपटा होता है, तो बक्ष गुहा का आयतन बढ़ता, हवा अधिक बढ़ती है, तो हम जो है डायफ्राम को चपटा करने के लिए हाथ ऊपर ले जाते हैं और
पक्ष वहाँ फैलती है, सांस अधिक भरता है। इस अभ्यास को करेंगे, केवल 5 बार करेंगे, समय का अभाव है। प्रकार देखेंगे। बैठते समय रीढ़ जो है सीधी होनी चाहिए, कर्व निश्चित ही लंबर वर्टिब्रा के पास बनना चाहिए और गर्दन के पास तो बनता ही है। यही गलती होती है हमसे कि अगर हम दूसरे पोस्चर में बैठे होंगे, अगर हम जो है सुखासन में बैठे हैं तो उस स्थिति में पोस्चर जो है इस ढंग से ही बन जाएगा, ऐसे बनना कठिन होगा। तो या तो पद्मासन में बैठे, निश्चित ही पोस्चर ठीक हो जाएगा। पद्मासन में बैठने पर पोस्चर ठीक आ जाएगा, वस्त्रिका बहुत ठीक प्रकार से होगा। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरें, छोड़ें, ऊपर ले जाते हुए अंगुलियां खुलेंगी, छोड़ते हुए मुट्ठी बंधेगी, कोहनियां लगेंगी, भरें, खाली करें। यह अभ्यास 20 और 20 और 20 करीब 60 काउंट हमने करने होते हैं। इसके बाद आएंगे हम कपालभाति में और हमारे बीच आदरणीय जोशी जी भी उपस्थित हैं। मैं मैडम से कहूँगा कि मुझे काफ़ी देख लिया है, कैमरे को थोड़ा सा जोशी जी की ओर आप कन्वर्ट करेंगे। और कपालभाति के अंदर जो है पेट जो है सांस छोड़ने के साथ अंदर जाना चाहिए और इसमें जो है लाभ बाह्य प्राणायाम का बहुत अधिक मिलता है। तो थ्रस्ट के साथ जब हम सांस को बाहर फेंकते हैं तो पेट एक थ्रस्ट के साथ अंदर सिकुड़ता है और हवा के बाहर फेंकने पर हवा तेजी से निकलती है। फेफड़ों में जो हवा लगातार रह गई होती है वो बाहर आती है। करते रहेंगे कपालभाति। कम से कम 5 मिनट कपालभाति को देते हैं और कपालभाति के दौरान सुनते हैं श्री मोहन जोशी जी से भजन। इस भजन के साथ में ही आप करते हैं कपालभाति। साईं तेरी याद, साईं तेरी याद महासुखदाई, साईं तेरी याद दाता इस जग का नाता, साची प्रीत तुम्हारी दाता इस जग का सब झूठा नाता। तू चरणन शरणाई
कपालभाति का पूरा लाभ लेने के लिए बाह्य प्राणायाम किया जाता है, जिससे अपान वायु, समान वायु और उदान वायु जागृत होती हैं। इनके द्वारा जो है जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनके ठीक प्रकार से पाचन और थायराइड पर लाभ मिलता है। बाह्य करते हैं मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। और ये दिन का भोजन लिया हुआ है, इसलिए उद्यान बंद बहुत बढ़िया नहीं लग पाएगा, फिर भी कोशिश करूंगा कि पेट को, नाभि को सिकोड़कर पीठ से लगाया जाता है, सिर को झुकाकर कंठकूप से लगाया जाता है। लेकिन जालंधर बंद को अधिकांश लोग गलत लगाते हैं। जालंधर बंद मेरी आवाज में सिर झुकाना है, को नहीं, सिर तीनों बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। मूल बंद एनल लॉक में पेशियों को सिकोड़ते हैं। उद्यान पेट की पेशियों को सिकोड़कर पीठ से लगा लेते हैं। और जालंधर बंद में वायु मार्ग को परिवर्तन आता है। तीनों बंद लगेंगे और उदान प्राण हमारे प्रभावित होते हैं। सांस पूरा भरे, सांस खाली, फूंक के खाली, तीनों बंद लगाएंगे। बंद खोलेंगे, समझें और उसके बाद चलाएं छोटी सांस में। समान प्राण को नाभि वह पर हम गर्भ में जब थे तब माता के शरीर से प्लेसेंटा द्वारा जुड़े हुए थे। बाद में भी यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण। इस समान प्राण को जागृत करने के लिए तो सारा शरीर स्वस्थ है। नौली क्रिया लाभकारी होती है। नौली क्रिया के अंदर सांस पेट को घुमाना होता है, बाईं ओर। मैं कोशिश करता कि प्रातः भूखे पेट तो ठीक गोलाकार रचना बनती है, भोजन नहीं होता। 1 बजे मैंने भोजन किया हुआ है, तो जो है उस भोजन शायद ठीक प्रकार से ना हो। मैं कोशिश करता हूँ कि जो है नौली क्रिया करने बढ़ते हैं। सांस खाली, आएंगे वापस। धन्यवाद समय देने का। कहीं कोई कमी रही होगी, कोई गलतियां होंगी, गलती पर भी तो
कुछ सुधार करने के जो जानकार व्यक्ति होंगे कोशिश करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जहाँ पर गलतियाँ हुई हों, प्रायः मैं यही निवेदन द्वारा अधिक सुधार लाने के लिए आप एक मार्ग प्रदर्शक के रूप में होंगे। धन्यवाद आदरणीय मैडम, आभार। आप सभी का धन्यवाद। प्रारंभ से लेकर के अंत तक योग कक्षा में और इस व्याख्यान में जुड़े से है जोशी जी ने आपके कोई सुझाव या कोई प्रश्न आपके मन में आ रहे हो उसको अवश्य मैसेज बॉक्स में लिखेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा। आज कुछ नेटवर्क की परेशानी थी तो बीच बीच में व्यवधान हुआ है, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी सेशन हुआ बहुत अच्छा जोशी जी ने लिया। और बराबर हमारा ये संकल्प है कि हर माह एक सेशन इस प्रकार से हो जो हमारा ज्ञानवर्धक हो, हमारे ज्ञान में इजाफा हो। हर किसी को सीखते रहना चाहिए और हमारे लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें आवश्यकता होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन उसके बारे में जानना अत्यधिक आवश्यक होता है। जोशी जी विज्ञान के बैकग्राउंड से हैं तो इसलिए वो बहुत अच्छे से योग के साथ में जोड़ करके बता पाते हैं। उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं और हमेशा उनका हमें इस प्रकार का योगदान मिलता रहता है। और आप सभी का धन्यवाद करते हैं। और मैं आदरणीय मोहन जोशी जी जो हमारे बीच अच्छा भजन सुनाया, एक भजन फरमाइश है तो मैं चाहूंगी कि जोशी जी बीच में आकर के एक भजन और हम लोग प्रस्तुत करना चाहेंगे, कुछ भी सुना देंगे जो हमारे दर्शकों को आज थोड़ा सा समय है, उस समय गीत का आनंद ले। ओचित चौहान गोलू देवा ओ गराड़ गोलू इष्ट देवा ओचित चौहान गोलू देवा देवा तेरी सेवा करूँगा
का मंदिर में घंटों की कतारा, चितई का मंदिर में घंटों की कतारा, जग जग मन छूने के हरे बहारा, जग जग मन छूने के हरे बहारा, दानी दानी के घर छे बिचारा, दानी दानी के घर छे बिचारा, देवा तेरी सेवा करूँ देवा तेरी सेवा करूँ ओचित चौहान गोलू देवा, ओचित चौहान गोलू देवा, देवा तेरी सेवा करूँ देवा तेरी सेवा करूँ ओ गराड़ गोलू ईट देवा, ओ गराड़ गोलू ईट देवा, देवा तेरी सेवा करूँ देवा तेरी सेवा करूँ देवा तेरी सेवा करूँ। अंत में शांति पाठ एक साथ एक स्वर में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। संसार में सभी प्राणी सुखी हों, सभी निरोगी हों और सबका कल्याण होवे, कल्याणकारी परिस्थितियां सबके सामने उपलब्ध हो, कोई भी दुख का भागी न हो। ऐसी श्रेष्ठ विचारधारा है हमारी भारतीय संस्कृति की। नमन करते हैं हम अपनी ऐसी श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति को। ऐसे ही विचार हम भी अपने मन में बनाए रखें और उन्हीं विचारों के अधीन होकर के हम अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को क्रियान्वित करें। आप सभी का धन्यवाद इस योग सत्र में बने रहने के लिए। फिर मुलाकात होगी कल सुबह।